नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, हमारा जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग इंडिया जीके के एमसीक्यू कवर कर रहे थे, उस सीरीज़ के हमारे 5 पार्ट हो चुके हैं और ये हमारा छठा पार्ट होगा। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ इंडिया जीके के। तो देखिए दोस्तों, जो लोग लाइव देख रहे हैं इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखते हैं क्या है सूची में लिखा हुआ। गद्दीश दे रखा है। गद्दीश ये जो है आपको बताना है कि इसका संबंध किस राज्य से है। देखिए, ये वहाँ की पहाड़ियों के नाम भी हैं ऐसे, और वहाँ की जनजाति के नाम भी है। ठीक है, देखिए जी, तो गद्दीश जो है उसका संबंध कहाँ से होगा। इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से, तो इसको यहाँ मिला देंगे। टोडा जो दे रखा है, टोडा वो तमिलनाडु, ये मैच हो जाएगा। ठीक है, खासी जो दे रखा है वो मेघालय से संबंधित है, और नागा जो दे रखा है वो मणिपुर से, यानी कि नाग की जो है मणि होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिएगा। ए का मैच होगा 2 से, बी का मैच होगा 4 से, सी का मैच होगा 1 से, और डी का मैच होगा 3 से। तो इसका आंसर जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, पर्यावरण के परीक्षण हेतु पर्यावरण परीक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, सबसे पहले यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण संरक्षण जो है 1972 में सम्मेलन किया गया था। इसी से प्रेरित होकर के भारत सरकार ने जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन 1986 में कर दिया था। तो इसका सही आंसर आएगा 1986। इस अधिनियम के अंदर अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित टोटल 26 धाराएं हैं। 26 धाराएं हैं और 4 जो है चैप्टर हैं, यानी अध्याय हैं। 4 अध्याय और 26 धाराएं। भारत में यह कानून 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर होगा 1986। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल में स्थायी गैस है। कौन सी एक स्थायी गैस मानी गई है। देखिए जी, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारा क्वेश्चन वायुमंडल की सारी गैस ऑप्शन में दे रखी है, हमें बतानी है कौन सी एक स्थायी है। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन, ये 3 जो गैस होती हैं इनको स्थायी गैस बोलते हैं। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, ये भी अस्थायी है। ओजोन अस्थायी है, नियोन, नाइट्रोजन बच गया। नाइट्रोजन स्थायी गैस है। स्थायी गैस का मतलब है जो दिन प्रतिदिन ना जिनकी मात्रा घटती है ना बढ़ती है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन है लगभग 21%, आर्गन है 0.93%। उसके बाद जो अन्य गैसें बच गई वो लगभग बदलता रहता है उनका रेशियो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। उसके बाद देखिए जी आप लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्मार्ट नगर विकास का लक्ष्य नहीं है। देखिए जी, इसका आंसर हमें देखना होगा कौन सा एक स्मार्ट नगर का लक्ष्य नहीं है। स्वच्छ, देखो अच्छा शासन, ये देख लेंगे एक बार हम। स्वच्छ हरित नगर ये तो बिल्कुल है। जीवन की गुणवत्ता की स्थिरीकरण बिल्कुल है जी। सुव्यवस्थित गतिशीलता ये भी है। तो अच्छा शासन वाली बात स्मार्ट जो है सिटी में नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, अच्छा शासन। ये बड़ी फॉर्मल बात है। अगला क्वेश्चन, अम्लैंड शब्द का अर्थ क्या होगा। अम्लैंड शब्द का अर्थ क्या है। देखिए जी,
ये जो शब्द दे रखा है इसमें पूछ रखा है नगर का हृदय क्षेत्र, बिल्कुल नहीं, मतलब कि कोई जो है नगर है और उसका बीच का जगह। सैटेलाइट नगर, जी नहीं। नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र, नगर का निवासक क्षेत्र, नहीं जी। नगर के आसपास का क्षेत्र, ये एक्चुअल में एक जर्मन वर्ड है और जर्मन वर्ड का मतलब यही है इसका कि नगर के आसपास का जो एरिया जो कि नगर को प्रभावित करता है, उसकी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। जैसे कोई बड़ा शहर है, उसके कोई अलग से नगर बसे हुए हैं, ठीक है, तो नगर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है अमलैंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? देखिए, इसको कोल्डम भी बोलते हैं, कोल्डम या फिर कोल बांध। ये बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे के ऊपर स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर, ठीक है। इससे जो बिजली परियोजना बनाई जाएगी जिसकी पावर होगी 800 मेगावाट। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है, कर्क रेखा के सबसे पास है? जबलपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और उज्जैन। कौन सा शहर कर्क रेखा के बिल्कुल पास होगा? तो इनमें से जो शहर है कर्क रेखा के पास, उज्जैन, मतलब उज्जैन के बिल्कुल पास से गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। वैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है, या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन कौन से वो राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? एक काम करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश का मैप देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश। देखिए, ये आपके सामने है मैप, तो ये हो गया इंडिया मैप में उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब हमें देखना है इसकी सीमा कहाँ कहाँ मिलती है। एक तो हो गया जी ये, ठीक है, कौन सा हो गया ये हो गया आपका हरियाणा। एक हो गया उत्तराखंड, पंजाब, अच्छा इसके नीचे भी है, 1 2 3 4 हो गए। पांचवा हो गया जी आपका ये राजस्थान, छठा हो गया आपका ये मध्य प्रदेश, सातवां हो गया आपका ये यहाँ पर जो राज्य होगा आपका छत्तीसगढ़, और इसके अलावा आपका ये हो गया उड़ीसा, बिहार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया पंजाब नहीं आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा ऊपर, ठीक है। 8 राज्यों से मिलती है यूपी की जो है सीमा रेखा। तो क्या ऑप्शन में हमारा 8 था? बिल्कुल है 8 ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है। 8 राज्यों से मिलती है जी। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से पर्वत प्रणालियों में से कौन सी सबसे पुरानी है? देखो, इन पर्वत श्रृंखलाओं की अगर मैं बात करूं, ये हमने इंडिया में बनाया एक फॉर्मल वे में। साउथ इंडिया की बात करें हम, अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ राजस्थान ऊपर आएगी, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ये हो गई बीच में, ऊपर रह गई विंध्याचल, हिमालय सबसे ऊपर हो गया, और नीलगिरी यहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी, धरती की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। सबसे नई है हिमालय, ठीक है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर माउंट आबू में जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको सुमेलित करना है जी इनको, ठीक है। कैसे सुमेलित करना है? देखिए, सवाधान यानी कि R37 कब्रिस्तान हमें ये हड़प्पा से ही मिला है। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा क्या होता है? गोदीवाड़ा सी पोर्ट को बोला जाता है, सी पोर्ट यानी कि बंदरगाह, तो बंदरगाह लोथल से ही मिली है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, और नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये हो गया सबका मिलान, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है? देखिए, मैं आपको बता दूं, समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त काल का राजा, इसके उपने तो अपने मम्मी पापा के फोटो लगवाए थे। कनिष्क शुद्ध सोने के सिक्के शुरू किए थे, कुषाण वंश।
हुविक्स कुषाण वंश। ये जो अगाथोक्लिस दे रखा है ना, अगाथोक्लिस, आपको ध्यान हो अगर, भारत में इंडो ग्रीक जो है आए थे, जिन्होंने सोने के सिक्के शुरू किए थे। इंडो ग्रीक ने सोने के सिक्कों से शुरू किए थे। उन सिक्कों में अगाथोक्लिस नाम का एक शासक, इंडो ग्रीक जो था ये, ठीक है, हिंद यवन जो था, उसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों ही अंकित है। ये एक ज़माने में एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, बार बार रिपीट हुआ, इसलिए मैंने इसको उठाया आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक कौन है, किसे श्रेय दिया जाता है? देखिए जी, नहरें बनवाने का श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। भारत में नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने शुरू करवाया था, जिसने 1320 से लेके 1325 तक भारत पे राज किया था। गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलकाबाद का दुर्ग बनवाया। इसके अलावा इसने एक 56 कोट नाम का दुर्ग बसवाया और तुगलकाबाद शहर बसाया। बलबन, ये गुलाम वंश का अंतिम योग्य शासक, जिसने सबसे पहले लोह व रक्त की नीति अपनाई थी। नौरोज का त्यौहार शुरू करवाया था। इल्तुतमिश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। रजिया, इल्तुतमिश की बेटी। तो गयासुद्दीन तुगलक आएगा इसका आंसर। गयासुद्दीन तुगलक को ही निजामुद्दीन औलिया नामक संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरुमुखी क्या है? गुरुमुखी पंजाबी भाषा की स्क्रिप्ट है, लिपि है, और ये दी थी सिखों के दूसरे गुरु ने। हम आपको बता दें, गुरु अंगद जो है वो थे दूसरे गुरु, अमरदास तीसरे गुरु, रामदास चौथे गुरु, जो है गुरु नानक देव पहले गुरु। तो गुरु अंगद ने ये शुरू की थी गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। सल्तनत काल में दीवान ए आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इस विभाग को दीवान ए आमिर कहें या दीवान ए कोही भी कहा जा सकता है। दीवान ए कोही, ये विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये विभाग शुरू किया था। और इस विभाग के बारे में अगर बात करें तो ये विभाग कृषि से संबंधित था। एक्चुअल में लोगों को इस विभाग से डायरेक्ट बेनिफिट मिलता था कि जो वो अपनी कृषि को उन्नत कर सके, या फिर साम्राज्य में ऐसी ज़मीन जो कि उपजाऊ नहीं थी या फिर बंजर पड़ी हुई थी या फिर सरकारी ज़मीन थी, उसको कृषि योग्य बना करके किसानों को बेनिफिट देने के लिए। लेकिन अफसोस की बात थी, इस विभाग के कर्मचारी भ्रष्टाचार करने वाले थे, वो पैसा मिल करके जो है खा गए थे। तो ये विभाग मोहम्मद बिन तुगलक कृषि संबंधित विभाग था। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? पहला सुल्तान माना जाएगा उसको मोहम्मद बिन तुगलक। इसने टोकन चलाए थे, सांकेतिक मुद्रा। इसका पता नहीं क्या हो गया था दिमाग में। टका जो मुद्रा थी ना, इल्तुतमिश ने शुरू की थी चांदी के सिक्के, वो बंद कर दिए और टोकन चला दिए। कहा कि टोकन चलेंगे, और वो टोकन तांबे के भी होते थे, चमड़े के भी होते थे। भाई टोकन इस्तेमाल करो। लोगों से टका जो मुद्रा है वो ले ली और टोकन दे दिए। लोगों ने फर्जी सिक्के छापने शुरू कर दिए। मार्केट में ऐसी स्थिति फैल गई कि हर किसी के पास सिक्के ही सिक्के, सिक्के ही सिक्के। मार्केट डाउन चली गई, इकोनॉमिक ठप हो गई, महंगाई बढ़ गई। तब इसने वो टोकन बंद किए और टका दोबारा शुरू किए। तब लोगों ने इसका खजाना खाली कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये काम किया। बहलोल लोदी, जिसने आगरा शहर बसाया था, बलबन को आप जानते हैं। बलबन ने जो है तुर्कान चहलगान को समाप्त किया था, एक मंत्रिमंडल जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, इसका आंसर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेके 1351 तक राज किया था। 1351। चलिए आगे। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत में आया था? मेगास्थनीज एक यूनानी अम्बेसडर था, यूनानी राजदूत था, और इसको भेजा था राजा सेल्यूकस निकेटर ने, और ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका का रचनाकार जो है मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यानी कि इसकी जो किताब है वो हमें मौर्य वंश की जानकारी देती है।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? हम सभी घटनाओं को देख लेते हैं। देखिए जी, चोरा चोरी घटना 1922, दांडी मार्च 1930, गांधी इरविन समझौता 1931, सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड यानी कि कॉम्युनल अवार्ड जो मैकडोनाल्ड ने भीमराव अंबेडकर को जो है भेंट किए थे 1932। तो सबसे लास्ट में घटी है कॉम्युनल अवार्ड, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने फिर अनशन कर दिया था। और इसी बीच गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें डिसाइड किया गया था कि केंद्र में दलितों को 18% रिजर्वेशन मिलेगा और राज्यों में 71 की जगह 148 सीटों पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। जबकि कॉम्युनल अवार्ड में ऐसा नहीं था। कॉम्युनल अवार्ड का मतलब था सांप्रदायिक चुनाव, यानी कि दलित ही दलित के लिए वोट करेगा, अलग से इलेक्शन, सेपरेट इलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए जी आप लोग, यहाँ पर कुछ आयोग दिए गए हैं। देखिए खास बात ये सारे के सारे आयोग 1899 से 1902 के बीच के हैं। और ये टाइम पता है किसका था? लॉर्ड कर्जन का। एक फेमस क्वेश्चन तो हो गया ये। देखो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सिर्फ इतना सा ही समझें, पूछा जा सकता है ये सारे आयोग किस वायसराय के टाइम पे शुरू किए गए थे, स्थापित किए गए थे? तो लॉर्ड कर्जन। लेकिन इन आयोग का अध्यक्ष कौन बना, कौन है इनसे संबंधित व्यक्ति, ऐसा भी पेपर में आ सकता है। तो देखिए इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उन सब के नाम नीचे ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, हम इन व्यक्तियों के नाम से ही चलते हैं। देखिए जी, इसमें जो दे रखा है एंथनी मैकडोनल्ड। तो जो एंथनी है वो हमें अकाल से बचाता है जी। एंथनी अकाल से बचाता है, यानी कि अकाल आयोग जो है एंथनी से संबंधित है। कोलिन दे रखा है। कोलिन क्या होता है? कोलिन से हम साफ सफाई करते हैं। ठीक है, कोलिन जो दे रखा है, और कोलिन होगा आपका सिंचाई आयोग से संबंधित। मेरी बात समझ रहे ना? ये सारे के सारे विभाग शुरू हुए थे कर्जन के टाइम पे। तो अब हमें इनके बारे में जो इनसे रिलेटेड जो आदमी है वो देखने होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया एंथनी हमें अकाल से बचाएगा, कोलिन सिंचाई से संबंधित। अब आ गया एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर जो दे रखा है इसके अंदर, ये होगा पुलिस से संबंधित। एंड्रयू ऐसा ना, पुलिस से संबंधित। अब टॉमस रॉबर्टसन, ये रेलवे आयोग से संबंधित। तो आप इनको मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये ध्यान रहे ये सारे के सारे आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बने हुए थे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, यानी हमें विचार ये करना है कौन सी घटना कब घटती है, सही क्रम लिखना है। क्रिप्स मिशन 1942, जिसको गांधी जी ने अगली डेट का चेक कहा था। अगस्त प्रस्ताव 1940, नेहरू रिपोर्ट 1928, वेवेल प्लान 1945। तो सबसे पहले आती है नेहरू रिपोर्ट, यानी कि तीन इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव, दो इसमें है केवल, तो फिर ये आ गया। फिर एक क्रिप्स मिशन और फिर वेवेल प्लानिंग। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे के सारे हैं ना हड़प नीति के शिकार रियासतें हैं। बताना आपको ये है, देखो हड़प नीति वही जो डलहौजी ने लागू कर दी थी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्यों को हड़पने की तो नीति लागू कर दी थी, वो है हड़प नीति। कौन सा राज्य कब शिकार हुआ? देखिए सतारा में सबसे पहले लागू की गई थी 1848 में। ठीक है, अवध में लागू कर दी गई थी 1856 में, झांसी में 1854 में, बच गया सबलपुर 1849 में। ठीक है, तो क्या कहेंगे आप लोग? सही है, बिल्कुल सही है। सबलपुर 1849, सतारा 1848, सबसे पहले सतारा में ही लागू की गई थी। अवध 1856। एक्चुअल में हड़प नीति लागू नहीं की गई थी अवध में। तो अवध पे तो कुशासन का आरोप लगाया था, वाजिद अली को अरेस्ट कर लिया गया था। झांसी पे लगी थी 1854 में हड़प नीति। हड़प नीति का मतलब है अगर राजा की डेथ हो जाए तो उसका
उत्तराधिकारी उसका बेटा बनेगा। अगर बेटा नहीं है तो गोद लिया हुआ बेटा यानी दत्तक पुत्र राजगद्दी नहीं संभाल। ऐसे सिचुएशन में रानी को पेंशन मिलेगी और रानी की सहायता करेगी प्रशासन में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैं आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी लगे होंगे। दोस्तों कुछ दिन जो है ये हमारी सीरीज़ चल नहीं पाई थी, लेकिन आगे मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लिए। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। ऐसा भी नहीं कि एक बार आ गया, नहीं, ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट लगते हैं। कई बार क्या होता है, हमें शक्ल देखने से लग जाता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे और वीडियो को शेयर करें। और थोड़ी सी अगर हेल्प और कर सकें तो आप लोग इसका लिंक कॉपी करके अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। चलिए बहुत जल्द अब हम इस चैनल पे और भी काम करेंगे, बहुत सारा कंटेंट आपको दिया जाएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।